हेलो दोस्तों, आदि गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं रेमिका। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं लूसेंट की सामान्य ज्ञान। दोस्तों की जैसा कि आप सभी जानते हैं, लूसेंट की बुक एक वो बुक है जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होती है। फिर चाहे आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो या कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी बुक होती है। तो आज से हम सामान्य ज्ञान की लूसेंट की शुरुआत कर रहे हैं। इतिहास, चैप्टर 1 इतिहास। भारत का इतिहास। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने जाना लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। पारा बदले विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। नोट: भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, पोलियो मेडिटेरेनियम, काकेशाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। भारतीय प्राचीन को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। दोस्तों की जैसा आप सभी जानते हैं, हमारा इतिहास इतना लंबा है तो उसको सुविधा की दृष्टि से देखते हुए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। नोट: सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियर्स को है, जो सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया था। सबसे पहले जिसने बांटा था उसका श्रेय जाता है क्रिस्टोफ सेलियर्स को। अब हम प्राचीन भारत शुरू करते हैं। पहला, प्राचीन भारत। प्राचीन भारत के स्रोत। प्राचीन भारत इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से मिलती है। पहला, धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण व चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। सबसे पहले है धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वमान्य धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णदेवराय वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। दूसरा है ऋग्वेद। अब हम इसमें पढ़ेंगे, चारों वेदों को अलग अलग करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है ऋग्वेद। ऋग्वेद ऋचा को क्रमबद्ध ज्ञान के संबंध को ऋग्वेद कहा गया है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। जो ऋचाएं हैं इसमें हमारे 10 मंडल है,
1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। और जो ऋचाओं को पढ़ने वाले को बोलते हैं होत्रु। इन ऋषि को जो ये ऋषि पढ़ते हैं इन्हें होत्रु कहा जाता है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल से सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चातुर्षीय वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रम से मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हैं। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। नोट: धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ईसा पूर्व एवं ईसवी। यहाँ पे हम देखेंगे ईसा पूर्व एवं ईसवी में क्या अंतर है। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित है ये पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, यानी कि जो ईसा पूर्व से पहले का समय है उसे ईसा पूर्व कहा जाता है और इसमें वर्षों की जो गिनती होती है वो उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह का जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है, यानी कि देखिए जो ईसा पूर्व हैं, ईसा जी हैं, उनके जन्म से पहले का जो है वक्त है उससे ईसा पूर्व के नाम से जाना जाता है। ईसा पूर्व में हम देखते हैं और जो उनके बाद का समय है वहाँ से ईसवी की शुरुआत होती है। इसके लिए संक्षेप में ईसवी लिखा जाता है। ईसवी को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी अन्नो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नोट: प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अब हमारा शुरू होता है यजुर्वेद। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रातु कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संगीत का जनक कौन से वेद को कहा जाता है, तो जो सामवेद है उसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नोट है: यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अब है अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पग हैं।
इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों में भी प्राचीनतर हैं। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि वो कौन सा वेद है जो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, तो वो है अथर्ववेद। यहाँ पे एक टेबल दी गई है पुराण और संबंधित वंश उनके। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से संबंधित है, वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन यानी कि खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, भाषा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुराओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन हैं, तो सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नोट है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। हमारा जो सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद और जो सबसे बाद का है वो है अथर्ववेद। वेदों को भलीभांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। ये है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथर्वा इसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। नोट है, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र इन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। इसमें क्या होता था, स्त्रियों को और शूद्र को वेद को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वो वेद सुन सकते थे। उसका जो वाचन करते थे वो मंदिर के पुजारी होते थे, वही वाचन करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेय यानी संहिता से प्राप्त होती है। यानी कि जो स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति है उसका हमें पता चलता है मैत्रेयी संहिता से। उस समय पे स्त्री की सबसे ज़्यादा गिरी हुई स्थिति थी, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। मैत्रेयी स्थिति स्त्री की जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा गिरी हुई थी, और जैसे शराब को, जुए को एक दोष बताया गया है, उसमें स्त्री को भी एक दोष की तरह माना जाता था। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जाबालो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शंगु काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। यानी कि हमारा जो जैन साहित्य है उसको आगम कहा जाता है, और जो इसका प्रारंभिक इतिहास है हम उसे कल्पसूत्र से हमें उसका ज्ञात होता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं।
अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? यह क्वेश्चन हमेशा बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो चाणक्य हैं, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है और इसके अनुवादक हैं वो है श्याम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया है। जो संस्कृत साहित्य है उसमें ऐतिहासिक घटनाओं को जो क्रमबद्ध लिखने का प्रयास किया गया है वो किया गया है कल्हड़ के द्वारा। कल्हड़ द्वारा जो रचित बुक है, कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी 8 तरंग है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अगर पूछा जाता है कि राजतरंगिणी में किसके बारे में बताया गया है तो उसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे। इसके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। देखिए, हमने ये यहाँ पे पढ़ा था प्राचीन भारत का इतिहास। हमारा जो प्राचीन भारत का इतिहास में हमने सबसे पहले इसको 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत में भी इसकी जो जानकारी हमें मिलती है धर्म ग्रंथ से मिलती है, ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलती है और विदेशियों का जो विवरण है उससे मिलती है, पुरातत्व संबंधी हमारे साक्ष्य हैं उनसे मिलती है। हमने यहाँ सबसे पहले पढ़ा धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी। हमारे धर्म ग्रंथ में आ जाते हैं हमारे वेद, जिनको संहिता 4 जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आ जाते हैं और चारों वेदों को कहा जाता है संहिता। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि हमें अपने प्राचीन भारत की जानकारी किससे मिलती है। तो ऐतिहासिक ग्रंथ हमारा सेकंड पॉइंट है। तो अब हम ऐतिहासिक ग्रंथ को पढ़ेंगे। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। यूनानी रोमन लेखक। इसमें पहला है टेसियस। यह ईरान का राजवेद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। सेकंड है हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। थर्ड, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्रिस्टस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। फोर्थ है मैगस्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। मैगस्थनीज की जो बुक है वो इंडिका है और ये मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा गया है। डाइमेकस। यह सीरियन नरेश आनिथयोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। 6. डायोनिसियस। यह मिस्र नरेश टोलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। 7 नंबर पे आया था टोलमी। इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी 8वें नंबर पे। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नेचुरल हिस्ट्री जिसमें पेड़ पौधों, खनिज पदार्थ, पशुओं के बारे में जानकारी मिलती है वो किसने लिखी है, तो वो प्लिनी ने लिखी है। 9th नंबर पे इसके बाद आता है पेरिपल्स ऑफ द इरिथेरियन
सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी पूर्व में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। और हमें जो हमारे इतिहास की जानकारी मिलती है वो हमें चीनी लेखक के द्वारा भी हमें मिलती है। पहला, फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। फाहियान जो है ये नरेश गुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और इसने मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। ये 14 वर्षों तक भारत में रहा था। संगयुगन सेकंड नंबर पे, यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। थर्ड नंबर पे है हेंगस्वांग। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेंगस्वांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सी.यू. की नामक से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेंगस्वांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया है। जो ये हेंगस्वांग है ये हर्षवर्धन के काल में आया था और ये 15 वर्षों तक भारत में रहा। इसने नालंदा में जो बुद्ध की शिक्षा है वहाँ से जो ग्रंथ है वो अपने देश ले गया था। हेंगस्वांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। फोर्थ नंबर पे है इतिसंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। अब आते हैं हमारे अरबी लेखक। फर्स्ट, अल बरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक-ए-हिंद, भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, माप तंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इब्न बतूता सेकंड नंबर पे हमारा आता है। इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुँचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे हिंदी का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। अन्य लेखक, तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। सेकंड है मार्को पोलो। ये 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी है। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो पुरातत्व से उनसे हमें क्या जानकारी मिलती है। भारतीय पुरातत्व का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट, 1400 ईस्वी के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अश्वनी कुमार के नाम मिलते हैं।
मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारत का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सोहोगोरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। नेक्स्ट है रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कश्मीरी नवपाषाणिक पुरा स्थल बुर्ज होम से गर्तावास यानी कि गड्ढाघर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य का कापाषण कहा जाता है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। सबसे पहले जो सिक्के होते थे उन पे लेख लिखने का कार्य किसने शुरू किया? यवन शासकों ने शुरू किया। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। आरिकमेडु पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नोट है सबसे पहले भारत के संबंध में बर्मा सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार मलाया स्वर्णद्वीप कंबोडिया कंबोज और जावा यानी कि यवद्वीप से स्थापित हुए। अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अभिलेख कि महत्वपूर्ण अभिलेख कौन कौन से हैं और उनके शासक कौन हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है और शासक है कलिक राज खारवेल। नेक्स्ट अभिलेख है जूनागढ़ गिरनार अभिलेख। इसके शासक हैं रुद्र दामन। अभिलेख दूसरा है नासिक अभिलेख। शासक हैं गौतमी वलश्री। नेक्स्ट प्रयाग स्तंभ लेख। शासक समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकंड। नेक्स्ट मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। नेक्स्ट ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। नेक्स्ट भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। शासक हैं स्कंदगुप्त। नेक्स्ट है देवपाड़ा अभिलेख। इसके शासक हैं बंगाल शासक विजयसेन। नोट अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों का जो हम अध्ययन करते हैं उसे इपिग्राफी कहा जाता है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापंथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह वेसर शैली कहलाती है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण हैं कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो का, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, 10 अवतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में, गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में। दोस्तों आज हमारा ये प्राचीन भारत की पहली वीडियो थी, तो इसलिए आज ये छोटी है क्योंकि आज पहली वीडियो थी। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। तो आप इस वीडियो को पढ़िए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। थैंक यू।